हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12th का सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट, जो कि है वुमेन्स के ऊपर, यानी कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वुमेन्स को स्पोर्ट्स में और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। आज हम किन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले करेंगे मेनार्च पे, दूसरा करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, तीसरा करेंगे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस पे, चौथा करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्पोर्ट्स के बारे में, फिर बात करेंगे स्पेशल कंसिडरेशन में ऑस्टियोपोरोसिस है, एमेनोरिया है और ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्पोर्ट्स में वुमेन के पार्टिसिपेशन की बात करें तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा रहा है, पर मीडिया कल्चर इनकी वजह से वुमेन्स को आगे आने का मौका कभी मिल नहीं पाया। इस वजह से ही वो लोग कभी भी फेम में नहीं आ पाए। पर अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, टाइम बदल गया है, तो उनको आगे आने का मौका मिल रहा है और हमारे देश के जो वुमेन्स है वो बढ़ चढ़कर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही हैं और देश के लिए मेडल हासिल कर रही हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर गर्ल्स के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन की बात करी जाए तो उसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा काम करा। जैसे कि आपको पता है रियो 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था और टोक्यो में 2020 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में अच्छा खासा मेडल जीता। पीटी ऊषा है, सानिया मिर्जा है, इन्होंने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया दोस्तों। तो अभी भी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। क्रिकेट की टीम की हमारी इंडिया की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पर भी गर्ल्स ने अपना नाम रोशन करा है। And we are moving forward and we are talking about the first thing is the menarche. Menarche is the first menstrual cycle occurs in a female, and menarche typically occurs in the peak of adolescence growth. It follows the appearance, some hair are developing, breast development and fat deposition. It is the biological and nutritional factors. मेनार्च नॉर्मली ऑकर इन द एज ऑफ 30। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो नॉर्मल टाइम होता है वो 28 डेज का होता है, यानी आफ्टर 28 डेज और नॉर्मल जो टाइम देखा गया है वो 21 डेज टू 35 डेज के आफ्टर भी हो सकता है। इसमें कुछ वुमेन्स को स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, पर कुछ के लिए ये नॉर्मल बात होती है दोस्तों। इसमें सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, थकान होना, ये नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद बात करें तो वुमेन्स में एरोबिक कैपेसिटी और स्ट्रेंथ में कमी देखी गई है इस ड्यूरेशन में दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की। डिसफंक्शन का मीन्स होता है किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ड्यूरेशन में। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट डिसफंक्शन की, जो कि है एब्डोमिनल क्रैम्प। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्टिंग डेज में यानी शुरू के दिनों में ये एब्डोमिनल क्रैम्प आना जाहिर सी बात है, क्योंकि यूट्रस में केमिकल जनरेट होता है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। दूसरा बात करते हैं डिले इन द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी स्टार्टिंग में जो मेनार्च की प्रॉब्लम है, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होना या देरी से होना जब तक का कोई फीमेल टीन एज में नहीं आ जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो कि है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी जिसे PSM भी बोला जाता है। ये जो प्रॉब्लम्स है वो मेंस्ट्रुएशन से पहले प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हेडेक होना, डिप्रेशन होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीज़ें फीमेल में कॉमन है दोस्तों। बात करते हैं फोर्थ नंबर डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया में एक जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वो हैवी फ्लो के साथ आता है और क्रैम्प लेके आता है। इसमें कॉमन है लोअर एब्डोमेन में पेन होना, बैक पेन होना, चिड़चिड़ापन होना, सर में दर्द होना। अब बात करते हैं दोस्तों ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पीरियड 35 डेज से ज़्यादा हो जाता है तो उसे बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। बात करते हैं पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया में दोस्तों जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम 21 डेज से कम होता है, यानी उससे पहले ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। बात करते हैं दोस्तों एमेनोरिया की। एमेनोरिया में
कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो 6 मंथ के लिए रुक जाता है या फिर 3 मंथ कंटिन्यू होने के बाद 3 मंथ स्टॉप हो जाता है। इसके दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल टीन एज में आने तक नहीं होते हैं तो उसे प्राइमरी बोला जाता है, और सेकेंडरी में 3 मंथ होते हैं। 3 मंथ होने के बाद वो 3 मंथ स्टॉप हो जाते हैं या मोर देन 3 मंथ वो स्टॉप हो जाते हैं, उसे बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। तो बात करते हैं इम्यूनोहिया की। इम्यूनोहिया एक हेल्दी और एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जो ईजियर तरीके से हो जाता है। इसमें क्रैम्प वगैरह, चिड़चिड़ाहट वगैरह किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में दोस्तों 1 साल तक का मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है और उसके बाद ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, एंड उसके जस्ट बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं। दोस्तों फीमेल्स की बॉडी में ऑस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रोन नाम के हार्मोन्स होते हैं जो कि ये पूरे पीरियड्स को कंट्रोल करते हैं ये, और वुमेन्स की पूरी हेल्दी बॉडी को बना के रखते हैं। तो अब बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल और स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में कभी कभी देखा गया है कि बहुत सी वुमेन्स को खेलते टाइम पे बैक पेन, मसल्स क्रैम्प आना, पैरों में दर्द होना, सर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, ये कॉमन है। पर दोस्तों रिसर्च करा गया है तो रिसर्च में ये पाया गया है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ड्यूरेशन में अगर कोई भी वुमेन स्पोर्ट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन करती है तो उसको चिड़चिड़ापन, वेट गेन की प्रॉब्लम, वीक मसल्स की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द होना, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो स्टडी के अकॉर्डिंग बोला जाए तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ड्यूरेशन पे स्पोर्ट्स खेलना या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ये बेहतर साबित है दोस्तों। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन एक बैरियर के रूप में वुमेन्स के सामने आता है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मीन्स होता है बोन डेंसिटी का कम हो जाना या फिर प्रॉपर तरीके से बोन्स का फॉर्मेशन ना होना। इनके कारण है ईटिंग डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस, और गर्ल्स में वेट को लेके ज़्यादा परेशान होना, यानी कि स्ट्रेस फ्रैक्चर जिसे बोला जाता है, या कोई इंजरीज। दोस्तों बात करें ऑस्टियोपोरोसिस के कारण की, तो सबसे पहला कारण है मोनोपॉज। मोनोपॉज होने के बाद वुमेन्स की बोन्स की डेंसिटी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2 बात करें तो कैल्शियम का प्रॉपर तरीके से नहीं लेना, यानी कैल्शियम जो प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं उनकी भी बोन डेंसिटी में कमी आ जाती है। और तीसरा है ईटिंग डिसऑर्डर, जो अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, यानी अपने वेट को कम करने की कोशिश करते हैं, उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ईटिंग डिसऑर्डर की। ईटिंग डिसऑर्डर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, ईटिंग में डिसऑर्डर्स यानी प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट प्रॉपर तरीके से नहीं लेना, कुछ भी लेने से इस चीज़ का डर होना कि वेट बढ़ जाएगा, मैं फैटी हो जाऊंगा, और वेट को मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों ईटिंग डिसऑर्डर में। तो ईटिंग डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में दोस्तों कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को खाने के लिए डरता है क्योंकि वो अपने वेट को कम करने की कोशिश करता है। इसमें उसको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायरिया हो सकता है, और भी बहुत सारी, प्रॉपर वेट गिर सकता है, और कमजोरी आ सकती है। दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में कोई भी इंसान खाना खाने के तुरंत बाद उसको वॉमिट करने को जाता है, क्योंकि वो अपने वेट को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है और थोड़े अमाउंट में खाता है, थोड़े अमाउंट में खाने के बाद उसी खाने को वो वॉमिट कर देता है। दोस्तों बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की टाइप्स की। उसमें है सबसे पहले पर्जिंग और दूसरा है नॉन पर्जिंग। पर्जिंग बुलिमिया में कोई भी इंसान खाना खाता है, खाना खाने के बाद वो वॉमिट कर देता है, या ड्यूरेटिक्स लेता है, या एनिमाज लेता है, जो कि अपने खाने को बाहर निकालने के लिए यूज करता है। दूसरा है दोस्तों नॉन पर्जिंग। नॉन पर्जिंग बुलिमिया में कोई भी इंसान एक्सेसिव अमाउंट में एक्सरसाइज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फास्टिंग को देता है, यानी खाना छोड़ देता है।
तो दोस्तों बात करें प्रॉपर डाइट की, तो हमें डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में लेनी ही पड़ती हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे हम वेट लूज़ कर रहे हों या वेट को गेन कर रहे हों, तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता है कि इन चीज़ों को छोड़ने के बाद हम लोग वेट कम कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करिए और प्रॉपर तरीके से डाइट को मेंटेन करिए, तो इस तरीके से हम अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जल्द ही न्यू चैप्टर के साथ। तब तक का जय हिंद दोस्तों।